10 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हुआ। अच्छा, मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं लेक्चर नंबर 10 का ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में? फाई इज आर होमोमॉर्फिज्म, देन -5 फ्रॉम m to n इज आल्सो आर होमोमॉर्फिज्म। फाई का आर होमोमॉर्फिज्म आपने यूज करना था और -5 को आर होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना था। -5 की डेफिनेशन क्या है ये इसी लेक्चर के अंदर दी हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, कोई मैप आपको डिफाइन कर दिया जाए, उसको कहा जाए कि आप चेक करो ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। ये -5 की डेफिनेशन है। -5 ऑफ m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 ऑफ m। -5 मैप है, जब ये m के ऊपर अप्लाई होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 5 ऑफ m। तो 5 क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो उसके ऊपर आप होमोमॉर्फिज्म होने की प्रॉपर्टीज लगाओगे, दोबारा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो -5 का होमोमॉर्फिज्म होना प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको एक मैप डिफाइन कर दिया जाए। इस वक्त आपके मैप का नाम है -5, तो आपने -5 को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, जिसमें दो कंडीशंस है, -5 ऑफ m1 प्लस m2 और दूसरी क्या? -5 ऑफ rm। इसको प्रूव करना है। और किसी ने किया है ये क्वेश्चन नंबर 1? अच्छा, लेक्चर नंबर 11 में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एग्जैक्ट सीक्वेंस। लेट ए बी एंड सी। एग्जैक्ट सीक्वेंस में ऐसा है कि एक से ज्यादा मॉड्यूल्स और एक से ज्यादा होमोमॉर्फिज्म्स का आपस में रिलेशन बताया हुआ है। वो किस तरह का रिलेशन है हम यहाँ देखते हैं। लेट ए बी एंड सी बी आर मॉड्यूल्स। आर मॉड्यूल्स, सिंपल सी बात है कि उसका रिंग तीनों के लिए सेम है। ए के लिए भी रिंग आर है, बी के लिए भी रिंग आर है, सी के लिए भी रिंग आर है। ए बी एंड सी बी आर मॉड्यूल्स। ए पेयर ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ जो है ए से बी तक आर होमोमॉर्फिज्म है और जी जो है वो बी से सी तक आर होमोमॉर्फिज्म है। देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी एग्जैक्ट एट बी। इसको हम कहेंगे दिस सीक्वेंस ऑफ होमोमॉर्फिज्म। सीक्वेंस होमोमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए टू बी, दूसरा होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम बी टू सी। देन दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी एग्जैक्ट एट बी इफ इमेज एफ इज इक्वल टू कर्नल जी। ये जो f का इमेज सेट की क्या डेफिनेशन होती है कि f को अप्लाई करने के बाद, a के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो आंसर्स आते हैं f ऑफ a की फॉर्म के, वो जो सेट बनता है वो इमेज f का सेट बनता है। इमेज f या तो b के इक्वल हो सकता है या फिर b का सबसेट होगा। बिल्कुल इसी तरह से कर्नल जी, कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म का सेट जो है ये पहले हमने डिफाइन किया था। कर्नल जी की क्या डेफिनेशन होगी? जी बी के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर जी अप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। कर्नल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी शायद लेक्चर 5 में, हम अभी देख लेते हैं उसको। लेक्चर 5 में ये दोनों डेफिनेशंस यहाँ लिखी हुई है। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है एफ फ्रॉम ए टू बी। तो कर्नल के क्या एलिमेंट्स हैं? सेट ए के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर एफ अप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाए? बी का 0। इमेज की डेफिनेशन क्या है? सेट बी के वो एलिमेंट्स सच दैट बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर सम ए बिलोंग टू ए। ये बी जो है वो एफ के किसी सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज होगा अंडर एफ। तो ये दोनों सेट्स हैं, कर्नल एफ और इमेज एफ। अब यहाँ हम डिफरेंट मैप्स की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इमेज ऑफ एफ जो है वो इक्वल होगा कर्नल ऑफ जी के। तो दोबारा से हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं क्या है। लेट ए बी एंड सी बी आर मॉड्यूल्स। ए पेयर ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स एफ from A to B, G from B to C is said to be exact at B if image F is equal to kernel G। अगर F का इमेज इक्वल होगा G के कर्नल के
तो हम क्या कहेंगे, ये सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स इज कॉल्ड एग्जैक्ट सीक्वेंस। इसकी एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखी है, लेट ए एंड बी बी आर मॉड्यूल्स एंड ए प्लस बी इज एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। वी नो दैट ईटा फ्रॉम ए टू ए प्लस बी, ईटा एक मैप डिफाइन, जैसे हम पहले कर चुके हैं लेक्चर नंबर 9 की एक्सरसाइज में, कि ईटा मैप डिफाइन करते हैं ए से ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी, डिफाइंड एज ईटा ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड 0, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन भी दिया हुआ था। अच्छा, जो आपने ईद से पहले असाइनमेंट सबमिट कराई थी उसमें ये क्वेश्चन था, और अभी जब मैंने आपको लेक्चर दिया तो मैंने वहाँ पे इस ईटा की डेफिनेशन को क्लियर किया था कि जो कंपोनेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं सिर्फ वही कंपोनेंट, उसकी जगह पे यही वाला एलिमेंट आ जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या, 0। अब यहाँ पे तो सेट ही 2 हैं तो इसके 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट यही वाला एलिमेंट ए आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या, 0। अगर इसी तरह से अगर मैं ईटा डिफाइन करूं फ्रॉम बी टू ए प्लस बी, तो ईटा की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, ईटा ऑफ बी इज इक्वल टू 0 बी। लेकिन हमें यहाँ पे ए से लेना है। ईटा मैप डिफाइन किया फ्रॉम ए टू ए प्लस बी, डिफाइंड एज ईटा ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड 0 इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, जैसा कि असाइनमेंट में आपने प्रूफ भी किया है कि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बन जाता है। एंड पाई फ्रॉम ए प्लस बी टू बी, ये भी उसी असाइनमेंट का हिस्सा थी, ये वाला क्वेश्चन, कि पाई फ्रॉम ए प्लस बी, यहाँ सिंपल ए प्लस बी नहीं बल्कि क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ ए एंड बी। पाई फ्रॉम ए प्लस बी टू बी डिफाइंड एज पाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि सेट ए प्लस बी से बी तक डिफाइंड है, तो ए कॉमा बी एलिमेंट इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट सम का, इसके ऊपर जब पाई अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल आएगा, सेकंड कंपोनेंट, जो कि क्या है, बी। इस मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, इसको भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म आपने प्रूव किया है, जैसे असाइनमेंट के क्वेश्चन में, उसमें यहाँ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स था, यहाँ सिर्फ 2 ही सेट्स हैं, इस वजह से सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स का एलिमेंट होगा। आल्सो वी हैव यूनिक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ इस तरह के भी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं। अगर हम ले लें 0 मॉड्यूल वो होगा जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 0 एलिमेंट। 0 मॉड्यूल से ए तक एक मैप डिफाइन करें किस तरह से कि वो 0 के ऊपर अप्लाई होता है, आंसर में भी ए का 0 दे देता है। इसी तरह से बी से 0 मॉड्यूल, बी आर मॉड्यूल है, 0 मॉड्यूल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 0। बी से 0 तक एक मैप डिफाइन करें किस तरह से कि बी के 0 से 0 मॉड्यूल के 0 तक। तो ये वाला जो वेयर मैंने यहाँ पे बता भी दिया, 0 इज, ये कैपिटल ओ जो लिखा हुआ है, इज 0 मॉड्यूल। तो ये जो दोनों मैप्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, ये भी दोनों होमोमॉर्फिज्म बन जाते हैं। इनको आप बड़ी आसानी से होमोमॉर्फिज्म चेक कर सकते हैं। आप इस मैप को एफ का नाम दे दें कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0a, इस मैप को जी का नाम दे दें, जी ऑफ 0b इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिए। अगर मैं एफ और जी नहीं लिखती तो फिर इस मैप को लिखने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप एरो डाल दो, यहाँ एक डैश लगा दो एरो के बिल्कुल साथ। ये डैश ये बताती है कि ये कोई डेफिनेशन है फंक्शन की, क्योंकि मैंने फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया ताकि हमारी जो एग्जांपल है वो ज्यादा मॉड्यूल्स, ज्यादा होमोमॉर्फिज्म्स के नाम लिखने से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ना बन जाए, इस वजह से मैंने यहाँ फंक्शन को कोई नाम नहीं दिया। आप अगर इसको चेक करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है, ये वाला मैप, ये जो सिंबल है ना, ये वाला एरो, ये सिंबल हमें बताता है कि ये कोई फंक्शन होगा। आपने अगर इस फंक्शन को चेक करना है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, तो आप इसको कोई नाम दे देंगे। कैसे नाम देंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0a, और इसको आप जी का नाम दे सकते हैं, जी ऑफ 0b इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हैं एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं जी इज होमोमॉर्फिज्म। तो हम एग्जैक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे थे। तो एग्जैक्ट सीक्वेंस किस तरह से है, 0 से a तक एक होमोमॉर्फिज्म जिसको मैं क्या नाम दे रही हूँ, f का। a से a प्लस b तक होमोमॉर्फिज्म जिसको नाम क्या दिया जाता है, ईटा का। ये हम पहले ही नाम ईटा दे चुके थे, इसीलिए हमने यहाँ पे भी इसका नाम ईटा रखा। a प्लस b से b तक होमोमॉर्फिज्म जिसका नाम क्या है,
पाई बी से 0 तक होमोमॉर्फिज्म, जिसको नाम मैं क्या दे रही हूँ, जी का। तो ये पाई क्या है, ये आर होमोमॉर्फिज्म है, सॉरी ये ईटा आर होमोमॉर्फिज्म है, ये पाई भी आर होमोमॉर्फिज्म है। आप इन दोनों को प्रूव कर चुके हैं। द पेयर ऑफ ईटा एंड पाई इज एग्जैक्ट एट ए प्लस बी एज फॉलोज। यहाँ पे मैंने ये चेक किया है, ये नीचे जितना भी प्रूफ है इसमें मैंने क्या चेक किया है कि ये जो सीक्वेंस है ईटा और पाई का जो सीक्वेंस बनता है ये एग्जैक्ट बनता है। एग्जैक्ट बनने के लिए हमें चाहिए क्या कि इमेज ऑफ ईटा इक्वल आ जाना चाहिए कर्नल ऑफ पाई के। इमेज ऑफ ईटा इक्वल आ जाना चाहिए कर्नल ऑफ पाई के। तो मैंने कर्नल ऑफ पाई कैलकुलेट कर लिया। सॉरी, कर्नल ऑफ पाई, कर्नल की क्या डेफिनेशन है? पाई मैप हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से है, ए प्लस बी से बी तक है पाई मैप। तो कर्नल की डेफिनेशन के लिए हम क्या कहते हैं, जहां से मैप स्टार्ट हो रहा है उसके एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर हम पाई अप्लाई करते हैं और पाई अप्लाई करने के बाद जहां तक मैप एंड होता है इक्वल टू उसका 0 आ जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए एंड बी बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट पाई ऑफ ए एंड बी, मतलब इसी एलिमेंट के ऊपर अगर पाई अप्लाई किया जाए तो ये इक्वल आ जाना चाहिए 0 ऑफ बी के, क्योंकि यहाँ पे सेट किया है बी, तो ये 0 के सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है, 0 ऑफ बी। तो कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए बी बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट पाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, पाई की डेफिनेशन को ये वाला एलिमेंट उसी तरह से लिखा हुआ है, पाई की डेफिनेशन अप्लाई की जो कि क्या थी, बी इज इक्वल टू 0 बी। अब यहीं से हम देखते हैं कि ये सेट अगले स्टेप में किस तरह का सेट लिखा जा सकता है। ये अगर लिखा हुआ है ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए प्लस बी सच दैट बी इज इक्वल टू 0, मतलब ए और बी इस तरह के पेयर्स बनेंगे। अगले स्टेप में हम सेट की डेफिनेशन को देख रहे हैं कि सेट किस तरह का बन जाएगा। ए और बी इस तरह के पेयर्स बन जाएंगे सच दैट कि ये जो बी वाला कंपोनेंट है ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख के देख लेते हैं ये कैसा बना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि बी वाले कंपोनेंट ने क्या हो जाना, 0। ये हम यहाँ पे शो करके आए हैं कि बी इज इक्वल टू 0। तो ये एलिमेंट किस तरह के आ गए, ए एंड 0 बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे मैंने ए बिलोंग्स टू ए इसलिए लिख दिया क्योंकि ए प्लस बी में हम लिखते हैं कि इसके एलिमेंट्स, यहाँ क्योंकि मैं सेट को मजीद अगर इलेबोरेट करती तो मैं यहाँ आगे लिखती कि ए बिलोंग्स टू, यहाँ एंड का सिंबल डाल के, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इसी तरह से ये स्टेप चलता था, तो ये ए बिलोंग्स टू ए साथ चलता था। तो कर्नल ऑफ पाई हमारे पास किस तरह का सेट बन गया, इसके पेयर्स इस तरह के बाकी बच गए, ए एंड 0 बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। दूसरा सेट हमें क्या करना है, इमेज ईटा। इमेज ईटा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईटा ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ईटा ऑफ ए की डेफिनेशन क्या है, ए एंड 0 बिलोंग टू ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब आप देखो ये एक कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, इसमें जो सेट है सेम वही सेट यहाँ पे है। तो 1 और 2 से हमें पता चला कि इमेज ईटा इज इक्वल टू कर्नल पाई। Hence the pair eta and pi of module homomorphisms is exact at A plus B. Similarly, अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल्स को चेंज कर दें 0 से B तक, B से A प्लस B तक, A प्लस B से A तक और A से 0 तक, तो ये जो सीक्वेंस है एक सेट से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तक जो मैप जाएगा वो हमेशा ईटा ही रहेगा, और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से एक सेट तक जो मैप जाएगा वो हमेशा पाई ही रहेगा। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन में फर्क ये आ जाएगा, ईटा ऑफ बी इक्वल हो जाएगा 0 एंड बी, 0 कॉमा बी, और पाई ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा ए कॉमा 0 के। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है,
exact sequence of eta and pi at a plus b. यहाँ तक मुझे बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है। ओहो, एक बार दोबारा इस एग्जांपल को मैं देखती हूँ कि इसमें क्या था, डेफिनेशन क्या थी एग्जैक्ट सीक्वेंस की, के 3 आर मॉड्यूल्स हैं, 2 आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स हैं, ए से बी तक एफ, बी से सी तक जी। अगर इमेज एफ इक्वल आ जाए कर्नल जी के तो हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स है ये एग्जैक्ट है एट बी। एग्जाम्पल में मैंने कुछ और मॉड्यूल्स इसके अंदर ऐड कर दिए जो कि 0 मॉड्यूल्स हैं। 0 मॉड्यूल्स को ऐड करने के बाद जो सीक्वेंस बनता है उसका एक नया नाम है, वो हम अगली डेफिनेशन में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, 0 से ए से ए प्लस बी से बी और बी से 0। ए से उसके डायरेक्ट सम तक जो मैप होता है इसका नाम ईटा होता है, डायरेक्ट सम से एक्सटर्नल डायरेक्ट सम, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम से बी तक जो मैप होता है इसका नाम पाई होता है। बी तक ले लें या ए तक ले लें उसका नाम पाई ही होगा। तो पेयर ऑफ ईटा एंड पाई इज एग्जैक्ट एट ए प्लस बी एज फॉलोज। हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि कर्नल पाई इक्वल आ जाता है इमेज ऑफ ईटा के। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, एग्जैक्ट एट ए प्लस बी, एग्जैक्ट एट ए प्लस बी। इसी तरह से उसी सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजेस की हैं, ए और बी की प्लेसेस चेंज कर दी, बी से ए प्लस बी से ए तक, ये मैप ईटा और ये मैप पाई। तो क्या होगा, तो भी ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा ऑफ ईटा एंड पाई एट ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट सी बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल डी, देन 0 टू सी, 0 से किसी भी मॉड्यूल, 0 क्या है यहाँ पे कैपिटल ओ की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, 0 मॉड्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। 0 से किसी भी मॉड्यूल तक जो मैप डिफाइन होगा वो किस तरह से होगा, 0 से इस मॉड्यूल के 0 तक, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ऑफ सी। सी से डी तक जो मैप डिफाइन किया मैंने उसको कहा है आइडेंटिटी मैप। डी से डी फैक्टर सी तक जो मैप डिफाइन किया इसका क्या नाम दिया, पी। और डी फैक्टर सी से 0 तक ये दोबारा वही होगा कि इसके 0 एलिमेंट से इसके 0 तक एक मैप डिफाइन होगा। अच्छा, सी से डी तक आइडेंटिटी मैप कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि सी क्या है, सब मॉड्यूल है डी का, तो सी के अंदर सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, वो डी के ही एलिमेंट्स हैं। तो सी आइडेंटिटी मैप क्या करता है, हर एलिमेंट को अपने आप के ऊपर मैप कर देता है। डी से डी फैक्टर सी तक जो मैप डिफाइन किया इसका नाम क्या है, पी। यहाँ पे सी क्या था, सब मॉड्यूल है डी का। हमने जब फैक्टर होमोमॉर्फिज्म वाला लेक्चर देखा था तो वहाँ हमने कहा था कि यहाँ हमें कोई नॉर्मल या आइडियल या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती ग्रुप्स में। जैसे हम कहते हैं कि फैक्टर ग्रुप लिखने के लिए एच का नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है, यहाँ मॉड्यूल्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती। कोई भी सब मॉड्यूल अगर होगा तो उसका डी के साथ या दूसरे मॉड्यूल के साथ फैक्टर मॉड्यूल लिखा जा सकता है। तो सी कोई भी सब मॉड्यूल है एक आर मॉड्यूल डी का, तो इसका फैक्टर मॉड्यूल क्या होगा, डी फैक्टर सी। पी मैप जो कि डी से डी फैक्टर सी तक डिफाइन हो रहा है, ये किस तरह की फॉर्म का होगा, पी ऑफ डी इज इक्वल टू डी प्लस कैपिटल सी।
जैसे फैक्टर मॉड्यूल के जिस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। P of D is equal to D plus C, where I is identity map, यहाँ डिफाइन कर भी दिया है। I of C is equal to C because C is submodule of D, and P from D to D factor C is canonical epimorphism। ये canonical epimorphism है, मतलब इसको भी आप पहले प्रूव करके आए हुए हैं कि इस तरह का जो मैप बनता है ये होमोमॉर्फिज्म बन जाता है, बल्कि साथ ही साथ ऑन टू भी होता है। तो P of D is equal to D plus, यहाँ कैपिटल C रहेगा। We know that I and P are homomorphisms। अब बाकी क्या चीज रहेगी इस सीक्वेंस को एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए? इस सीक्वेंस को एग्जैक्ट प्रूव करने के लिए सिर्फ इतना काम बाकी रह गया कि कर्नल ऑफ P इज इक्वल टू इमेज ऑफ I। कर्नल ऑफ P इज इक्वल टू इमेज ऑफ I। तो हम कर्नल ऑफ P कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कर्नल ऑफ P इज इक्वल टू D बिलोंग टू D। मेरी स्क्रीन अब नजर आ रही है सबको? कर्नल ऑफ P इज इक्वल टू D बिलोंग टू D सच दैट P ऑफ D इज इक्वल टू C। यहाँ कैपिटल C है। मैं बार बार बताती हूँ क्योंकि C को लिखने से पता नहीं चलता ये स्मॉल c है या कैपिटल है, तो ये कैपिटल C है। P of D is equal to कैपिटल C। यहाँ कैपिटल C मैंने क्यों लिखा? क्योंकि कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैप जहां तक डिफाइन हो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो P of D is equal to यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? कैपिटल C, जो कि इक्वल होता है 0 प्लस C के। तो ये यहाँ पे क्या है? D प्लस, अच्छा P of D की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं अगले स्टेप में। D प्लस C इज इक्वल टू C। ये हमने जैसे ग्रुप्स में एक थ्योरम पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर एक फैक्टर सेट इक्वल टू दिस C है तो हम ये कहते हैं D बिलोंग्स टू दिस कैपिटल C। अब इस सेट को जरा ध्यान से देखें किस तरह से D बिलोंग टू D सच दैट D बिलोंग्स टू C। मतलब D के सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स, D बड़ा वाला सेट था, C उसका सब सेट था। इस पूरे सेट को हम देखें तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे? D के सिर्फ वो एलिमेंट्स जो C के अंदर मौजूद हो। दोबारा से देखें, D के सिर्फ वो एलिमेंट्स जो C के अंदर मौजूद हो। तो D के सिर्फ वो एलिमेंट जो C के अंदर मौजूद हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा? सेट C के इक्वल। क्यों? क्योंकि C क्या है? सब मॉड्यूल है D का, मतलब सबसेट है D का। अब इमेज I का सेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इमेज ऑफ I इज इक्वल टू I ऑफ C सच दैट C बिलोंग टू C। I ऑफ C किसके इक्वल आएगा? C के, क्योंकि आइडेंटिटी मैप क्या करता है? हर एलिमेंट को अपने आप के ऊपर मैप करता है। C सच दैट C बिलोंग टू C। और ये पूरा सेट, वही बात, इस सेट को अगर आप देखें तो ये किस तरह से है? सेट C के वो एलिमेंट्स जो C में मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है वो सेट C ही होगा। 1 और 2 को देखें तो क्या है कि हमें क्या पता चला 1 और 2 को कंपेयर करने से? कर्नल P इज इक्वल टू इमेज I। हमने ये शो कर दिया I भी होमोमॉर्फिज्म है, P भी होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल ऑफ P इक्वल आ जाता है इमेज ऑफ I के। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स I एंड P एट D। यहाँ नीचे यही बात लिखी है। So from 1 and 2, kernel P is equal to image I. Hence, this sequence is exact sequence. Next, हमारे पास एक example है. Let f from A to B. Let f from A to B be R module homomorphism. Then O to मतलब 0 मॉड्यूल से कर्नल F से मॉड्यूल A तक एक हमने होमोमॉर्फिज्म लिया जो कि क्या होगा? आइडेंटिटी मैप। क्यों यहाँ आइडेंटिटी मैप यूज किया जा सकता है? ये वाली जो एग्जांपल है ये ऊपर वाली एग्जांपल से ही डिड्यूस की है। इस वाली एग्जांपल में हमने क्या कहा था? इस वाली एग्जांपल में हमने कहा C अगर कोई भी सब मॉड्यूल है किसी R मॉड्यूल D का, तो इस तरह से एक एग्जैक्ट सीक्वेंस बन जाता है C से D तक, D से D फैक्टर C तक। अब हमें ये पता है कि अगर F जो है वो होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम A to B, इस वाले एग्जांपल में अगर F होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम A to B, तो कर्नल F जो है
वो सब मॉड्यूल होता है ए का। ये बात भी हम पीछे प्रूफ करके आए हैं, किसी लेक्चर में 5, 6 या 7 किसी एक लेक्चर में किया होगा। कर्नल ऑफ एफ इज सब मॉड्यूल ऑफ ए। तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल की तरह यहाँ सब मॉड्यूल है किसका, इस मॉड्यूल का, और फिर आगे क्या है, इस मॉड्यूल का फैक्टर है ए फैक्टर कर्नल एफ। कर्नल एफ क्या था, सब मॉड्यूल था ए का। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैप रहेगा सब मॉड्यूल से मॉड्यूल तक, आइडेंटिटी मैप मॉड्यूल से उसके फैक्टर मॉड्यूल तक क्या आ जाएगा, पी मैप। पी मैप जो कि क्या है, एपी कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म फ्रॉम मॉड्यूल टू इट्स फैक्टर मॉड्यूल। We know that kernel F is the submodule of A, so the sequence is exact same as above example. जैसा कि हम ऊपर वाली एग्जाम्पल में प्रूफ करके आए थे, तो इसलिए हमें यहाँ पे दोबारा सारा कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी बिल्कुल उसी तरह से जो है वो एग्जैक्ट सीक्वेंस बनेगा। क्यों? क्योंकि एफ मैप कहाँ से है, एफ मैप है फ्रॉम ए टू बी। तो कर्नल एफ जो है वो ए का सब मॉड्यूल होता है। अगर इसी मैप एफ का इमेज वाला सेट ले लें तो इमेज एफ सब मॉड्यूल होगा बी का। तो अब हम इमेज एफ से बी तक और बी से बी फैक्टर इमेज एफ तक एक डिफाइन कर लेते हैं सीक्वेंस इमेज एफ से बी तक। क्योंकि इमेज एफ सब मॉड्यूल है बी का, तो यहाँ आइडेंटिटी मैप बी से बी फैक्टर इमेज एफ तक, तो यहाँ पे कैनोनिकल एपिमॉर्फिज्म पी। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये भी एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। अब आगे क्या किया है, 0 से कर्नल एफ से ए तक, क्योंकि कर्नल एफ सब मॉड्यूल है ए का, तो यहाँ आइडेंटिटी मैप ए से बी तक, ये मैप हमने लिया एफ। बी से बी से क्या होगा, बी फैक्टर इमेज एफ होगा। बी से यहाँ पे ये जो मैंने सारा कट किया हुआ है इसकी जगह पे क्या आएगा, बी फैक्टर इमेज एफ, जैसे ये लिखा हुआ। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या होगा, एग्जैक्ट सीक्वेंस। यहाँ आप नोट कर लें, दोबारा मैं बता रही हूँ, कर्नल एफ से ए तक, ए से बी तक, बी से यहाँ पे आएगा बी फैक्टर इमेज एफ, बी फैक्टर इमेज एफ। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है, ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स। अभी तक तो हमने जो एग्जांपल्स देखी वो हमने दो तीन मॉड्यूल्स और 2 मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स के बीच में देखी। यहाँ पे हम कह रहे हैं फाइनाइट सीक्वेंस, ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स F1, F2, F3 सो ऑन Fn, और ये सारे ए आईज जो हैं ये क्या हैं, आर मॉड्यूल्स हैं। Fn+1 is exact if image Fi is equal to kernel Fi+1 है। डेफिनेशन बिल्कुल वही जो हम छोटे सीक्वेंसेस में देख के आए हैं। अब सीक्वेंस को हमने जनरलाइज करके लिखा है कि अगर 3 से ज्यादा मॉड्यूल्स आ जाएं तो फिर हमने, और ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स जो हैं वो 2 से ज्यादा हो जाएं, तो इस वाली डेफिनेशन को बजाय इसके कि हम हर एक के लिए अलग-अलग लिखें, तो Fi करके हम लिख देते हैं इमेज Fi इज इक्वल टू कर्नल Fi+1। जैसे हम कहते हैं इमेज F2 इज इक्वल टू कर्नल F3, इमेज F2 इज इक्वल टू कर्नल F3। तो यहाँ पे ये वही बात बनी, इमेज Fi इज इक्वल टू कर्नल Fi+1। नेक्स्ट दूसरा रिमार्क क्या लिखा हुआ है, 0 से ए से बी तक अगर एक होमोमॉर्फिज्म है F is an exact sequence if and only if F is module monomorphism। अगर F जो है वो मोनोमॉर्फिज्म हो, मतलब सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं बल्कि साथ ही साथ 1 to 1 भी हो, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बन जाता है। अब इसमें जो 0 से ए तक होमोमॉर्फिज्म यूज किया है वो क्या है, जो कि इसके 0 से सेट ए के 0 तक होगा, उसको हम कोई नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एफ प्राइम का नाम दे दें, यहाँ पे जो मैप है इसको एफ प्राइम का नाम दे दें। तो आप चेक कर सकते हैं कि कर्नल एफ इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ इज मोनोमॉर्फिज्म। ये बात हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि अगर एफ 1 to 1 हो तो उसका कर्नल एफ जो है वो इक्वल टू 0 होता है।
तो ऐसे जी, अच्छा यहाँ पे मैंने जी मैप लिया हुआ है, जी मैप फ्रॉम 0 to a, देन जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड इमेज जी फिर क्या बन जाएगा, वो भी तो 0 ही होगा क्योंकि इमेज ऑफ जी में एलिमेंट ही सिर्फ एक है जो कि क्या है 0। इमेज ऑफ जी इज इक्वल टू 0, सो कर्नल एफ इज इक्वल टू इमेज जी। कर्नल एफ क्या है, उसमें भी सिर्फ 0 एलिमेंट है, इमेज जी में भी सिर्फ 0 एलिमेंट है। इन दोनों को कंपेयर करने से पता चला कर्नल एफ इज इक्वल टू इमेज जी। तो अगर एक सीक्वेंस हमने इतना छोटा सा सीक्वेंस लिया है 0 से a तक, a से b तक, तो ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा इफ एंड ओनली इफ f इज मॉड्यूल मोनोमॉर्फिज्म, कि f सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं बल्कि साथ ही उसको क्या होना चाहिए 1 to 1 होगा, तो तब ही ये सीक्वेंस जो है ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर a से b और b से 0 तक एक सीक्वेंस हमने लिया है तो ये एग्जैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ f इज मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म। अगर f मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म होगा तो ये सीक्वेंस एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस 0 से a से b, b से c से 0, यहाँ पे a से b क्या है f और b से c क्या है मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म g, is called short exact sequence where f is monomorphism and g is epimorphism। तो ये जो सीक्वेंस है ये शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा अगर f मोनोमॉर्फिज्म हो, मतलब f होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1 to 1 हो, और g क्या है एपीमॉर्फिज्म है। तो इस तरह का सीक्वेंस क्या होगा, इसको हम शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करते हुए कहा भी था कि ऐसा सीक्वेंस जिसके शुरू में भी 0 हो और आखिर में भी 0 हो, ऐसे सीक्वेंस को हमने एक सिर्फ एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं बल्कि एक और नाम दे दिया है। वो क्या नाम दिया है, शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस। तो वो जो एग्जाम्पल्स हमने जितनी भी की हैं वो शॉर्ट एग्जैक्ट सीक्वेंस की है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी लेक्चर में। एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, रिमार्क 3 को प्रूव करना है। रिमार्क 3 क्या था, रिमार्क 3 ये था, जैसे मैंने रिमार्क 2 प्रूव किया हुआ है ना कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये एग्जैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ f इज मॉड्यूल मोनोमॉर्फिज्म। इसी तरह से आपने रिमार्क 3 को प्रूव कर देना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये एग्जैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ f इज मॉड्यूल एपीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब मुझे बताएं कि असल में ऐसा है कि मेरे माइक्रोफोन में आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज में बता दें। तो इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अगर आज है तो आज पूछ लें, नहीं तो अगले लेक्चर में यकीनन कोई ना कोई कंफ्यूजन होगी क्योंकि ये एक नया सा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है इसको आप ज़रूर करें, और एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद करवा दी हैं इनको भी आप अपने हाथ से खुद एक बार सॉल्व करें ताकि इस टॉपिक की आपको समझ आए, क्योंकि अगला लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पे, ठीक है। और दूसरा, आप इस बात पे कुछ ना कुछ सोचें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में इंटरनेट नहीं होता तो मुझे हर बार क्लास जो है वो रीशेड्यूल करनी पड़ती है, जिससे हाँ बिल्कुल ठीक है। रिमार्क 1 रिपीट कर दें, अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। क्लास आप सैटरडे संडे को ही रख लें, 10 से 11, 9 से 10 MSc सेकंड की होगी, 10 से 11 आप लोग रख लें। रिमार्क 1 में सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि ये जो डेफिनेशन हमने एग्जैक्ट सीक्वेंस की दी थी ना जो लेक्चर के स्टार्ट में, यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन दी थी ना, ये हमने सिर्फ 3 मॉड्यूल्स के लिए दी थी, एक मॉड्यूल ए, एक मॉड्यूल बी और एक मॉड्यूल सी। तो इसमें मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म कितने चाहिए थे, सिर्फ 2 चाहिए थे। एक मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म हो गया एफ और एक हो गया जी। तो इसकी डेफिनेशन तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ गई कि कर्नल ऑफ जी इज इक्वल टू इमेज ऑफ एफ। अगर आप यहीं से इसी डेफिनेशन में नोट करें तो हम क्या करते हैं, अगले मैप का कर्नल पिछले मैप के इमेज के इक्वल होता है। अगले मैप का कर्नल पिछले मैप के इमेज के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होगा, एग्जैक्ट सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे
अब रिमार्क 1 में क्या है, अब उसमें 3 से ज्यादा मॉड्यूल्स और 2 से ज्यादा होमोमॉर्फिज्म्स, इसमें 3 मॉड्यूल्स और 2 ही होमोमॉर्फिज्म्स थे ना, तो 3 से ज्यादा मॉड्यूल्स और 2 से ज्यादा होमोमॉर्फिज्म्स की बात हो रही है, तो इस वजह से वहाँ FI करके बात की है। F1, F2, F3, F4 लिखने के बजाय उसको लिख दिया FI। तो अब हम रिमार्क 1 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था रिमार्क 1 में। A finite sequence of module homomorphisms A0, A1, A2, A3 so on AN plus 1 के अगर 3 से ज्यादा मॉड्यूल्स हो जाएं तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, AN plus 1 की फॉर्म में लिखते हैं। और मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स किस तरह से होंगे, F1, F2, F3 so on FN plus 1। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ से देख लेते हैं। अगर सिर्फ इतने सीक्वेंस को हमने चेक करना होगी एग्जैक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, कर्नल F3 इज इक्वल टू कर्नल F2। इसी तरह से अगले मैप का चेक करेंगे, कर्नल F4 इज इक्वल टू इमेज F3। यहाँ शायद मैं कुछ गलत बोल गई हूँ, कर्नल F3 इज इक्वल टू इमेज F2, कर्नल F4 इज इक्वल टू इमेज F3। इसी तरह से कर्नल FN plus 1 इज इक्वल टू इमेज FN। तो बजाय इसके कि हर एक को हम यहाँ लिस्ट करने बैठ जाएंगे, यहाँ से हम शुरू करें, कर्नल F2 इज इक्वल टू इमेज F1, कर्नल F3 इज इक्वल टू इमेज F2, कर्नल F4 इज इक्वल टू इमेज F3। ये सारा कुछ लिखने के बजाय हमने इस फॉर्म में करके लिख दिया कि कर्नल Fi plus 1 इज इक्वल टू इमेज Fi फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2 to so on n। इस वाले रिमार्क में सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि अगर मॉड्यूल्स 3 से ज्यादा हो जाएं और होमोमॉर्फिज्म्स 2 से ज्यादा हो जाएं तो तब हम एग्जैक्ट सीक्वेंस की डेफिनेशन को जनरलाइज करके इस तरह से लिख देते हैं, कर्नल Fi plus 1 इज इक्वल टू इमेज Fi। ठीक हो गया? अच्छा जी, चलो ठीक है, अब आप इस लेक्चर को देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसका डिस्कस कर लेंगे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद ना हम यहाँ तक एक क्विज रख लेंगे, पिछला जो भी हमने लेक्चर पढ़ा है 9, 10 और 11 इन तीनों में से। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।